आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज एडवोकेट अदील साहब मौजूद हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आप हैं। आपने जो बटला हाउस पूरा डेमोक्लेशन का जो पूरा प्रकरण है उसमें खासतौर से खसरा नंबर 279 जो है जिस पर डीडीए का क्लेम है, उस केस को आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। वकील साहब, क्या है पूरा मामला और कब है उसकी सुनवाई? देखिए, ये एक कंटेम्प्ट पिटिशन दाखिल हुई थी। 3-4 पार्टीज की मुकदमा, प्राइवेट पार्टीज चल रही थी। उनके आपस की रंजिश जिसे कह सकते हैं आप, वो और ये 3-4 जो घर है वो 279 खसरा के अंदर में है। तो इनके बीच में इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो मुकदमा चल रही थी, उसी के दरमियान नॉन कंप्लायंस होने की वजह से इसमें कंटेम्प्ट पिटिशन दाखिल हुई थी। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट पिटिशन के तहत ये 3-4 घरों के इलीगल कंस्ट्रक्शन की डेमोलिशन को लेकर के नोटिंग फरमाई थी और ऑर्डर जारी किया था। लेकिन ये प्रॉपरली ना होने के कारण और इस दौरान इसी मुकदमा के दौरान ये खुलासा होने पर, इस बात की खुलासा होने पर कि इस खसरा के अंदर 3 बीघा कहीं पे या शायद 2 बीघा ऐसे कुछ इलीगल पाया गया है या इलीगल समझा गया है। उसी वजह से इस कंटेम्प्ट पिटिशन के अंदर ये ऑर्डर पास की गई थी कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है 3 बीघा के अंदर, इसे हटाया जाए। लेकिन इसको करने के लिए भी 15 दिन की नोटिस दी जाए अगर कोई इसके अंदर या इस इलाके में है, और उसको वो अपना जवाब दे, वो अपना रिस्पॉन्स दे, नेचुरल जस्टिस की थियोरी अप्लाई किया जाए। ये सब ना करते हुए डीडीए अथॉरिटीज ने वहां पे सीधा 15 दिनों के अंदर लोगों को घर, अपने मकाने खाली करने के लिए कहा है। तो उसी के खिलाफ ये मुकदमा हम लोगों ने दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट। वकील साहब, आप ये एक्चुअल में आप बता रहे हैं कि मामला कुछ चंद बिल्डिंगों का था, लेकिन ये कैसे इतना लंबा हो गया? 2 बीघा कुछ विषय पे जाकर के उसको सराउंड बाय 3 सारे इलाके को डेमोलिश किया जाए। देखिए, क्योंकि डीडीए और एसडीएम, ये सारे जो पार्टीज थे, फॉर्मल पार्टीज थे, इन लोगों ने अलग अलग एफिडेविट्स दी कोर्ट में, और इनसे ये बात पूछी गई थी कि यहाँ पर पीएम उदय स्कीम अगर लागू है तो वो कहाँ पे लागू है, और ये जगह की सर्वे हुई थी या नहीं हुई थी, और कौन से इलाके फिर रेगुलराइज कर दिया गया है, या कितना जगह और अनऑथराइज रह गई है। तो ये इनके एफिडेविट्स में ये बात खड़ा होकर के निकली। लेकिन इनके एफिडेविट्स में भी ये बात की क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कितना एरिया है और ये कौन सी जगह है। तो उस वजह से ये पूरी की पूरी जो ऑर्डर है वो बाद में वेग हुई, और जिस वजह से क्योंकि ऑर्डर में ही कहा गया कि ये 3 महीने के अंदर यहाँ पे डिमोलिशन करवा करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए, तो उसी के ही अंतर्गत डीडीए अपनी कार्रवाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो खसरा आपने कहा कि पीएम उदय स्कीम, ये क्या चीज है? कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है? पीएम उदय स्कीम बेसिकली रेगुलराइजेशन एक्ट है 2019 की, जिसमें दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अनऑथराइज्ड है या उसमें इरेगुलरिटी है, इसी बात की कि बस वो रेवेन्यू रोस्टर पे नहीं चढ़ी हुई है। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर, जैसे हम लोग सब जानते हैं, अब जैसे बाटला हाउस का एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे लोग 50 साल से रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं हुआ है, सब बराबर नहीं हुआ है। उस वजह से ये अनऑथराइज्ड या इरेगुलर करार किया गया है। लेकिन वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज पानी की कनेक्शन है, बिजली की कनेक्शन है, सुएज, म्यूनिसिपल लाइन, सब कुछ है, वोटर्स है, वोटर लिस्ट बनी हुई है। तो इसीलिए पीएम उदय स्कीम के अंदर इनको रेगुलराइजेशन का भी अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि ये सारे जो कॉलोनीज है जो हाईली अर्बन हो चुके हैं, जो जिसमें बसेरा है, जिसमें आबादी बहुत हो चुकी है, इनको रेगुलराइज किया जाए पीएम उदय। लेकिन एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक आदेश है 12 साल का कि अगर कोई कहीं से 12 साल से ज्यादा कर रहा है, यहाँ तो लोग क्लेम है कि 30 साल, 40 साल, 50 साल रह रहे हैं।
तो ये क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है 12 साल वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, क्या उसमें ये लोग नहीं आते? 12 साल, देखिए 12 साल होती है एडवर्स पोसेशन, वो एक थियरी है लॉ की। आप यहाँ पर 12 साल क्यों? यहाँ पर तो अभी जैसे नोटिसेस भी गई हैं, अगर फर्ज करे कि 2 बीघा हो या 3 बीघा, जो भी जमीन हो, ये तो इकट्ठे एक साथ होगी अनऑथराइज्ड अगर है। ये ऐसे तो नहीं हो सकती है कि फलाना घर अनऑथराइज्ड है और उसके पड़ोसी ऑथराइज्ड है। तो नोटिसेस भी जो लगी है वो ऐसे पिक एंड चूज, अंदर किसी को दूसरे खसरे में ही ये नोटिस मिल गया है, जबकि ऑर्डर सिर्फ 279 को लेकर के है। तो इस बात की कोई पुष्टिकरण नहीं है, इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और ये कौन सा नियम अधिनियम फॉलो कर रहे हैं उसकी भी नहीं है। तो ये खसरा डिफाइन कैसे होगा? और ये जो मैंने आपसे पूछा कि 12 साल का जो कानून है वो एक्चुअल में है क्या? 12 साल की कानून जो है वो एडवर्स पोसेशन कहलाते हैं उसे। यदि आप किसी जगह में आपके गिरफ्त में है, आपके पोसेशन में है, और कोई उसे कंटेस्ट करता है, और उसके बावजूद आप वही जगह पे रहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे कई ये तो आजकल लैंड रेवेन्यू सिस्टम और रिकॉर्ड सिस्टम है, जिसमें आप हर चीज़ की पुख्ता डीड बनती है, पुख्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड बनती है। पहले जैसे बहुत जगह थी, वो तो बसेरा के हिसाब से चलते थे कि यहाँ पे हमारे परदादा बस गए तो हम लोग यहीं के रह गए, फिर उनके भी रिश्तेदार इर्द गिर्द बसे हुए हैं तो वैसे ही चलता है। कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं हुई है, कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं हुई है। तो इसीलिए ये सिस्टम वैसे ही चलती आ रही है। हाँ, नए कानून और नए सिस्टम के हिसाब से आजकल एंट्री होती है, खसराएं बनती है। खसरा यानी कि एक पर्टिकुलर डिमार्केशन हो गया एक पर्पस के लिए कि लैंड इतना एरिया, उसकी डिस्क्रिप्शन ये, उसके पड़ोसी ये, उसकी शेड्यूल होती है। तो उस हिसाब से आप उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पता करके उसे पिन पॉइंट करने के बाद में आप उसे खसरा करार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तो क्या ये जो 12 साल वाले कानून से लोग कवर नहीं होंगे? बटला हाउस के लोग जो 279 खसरा है, जहाँ 4 साल से लोग रह रहे हैं, लोगों के पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आधार है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ उसी एड्रेस का है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो उस कानून से तो उनको उनको वो फायदा मिलती ही मिलती है। उसके अलावा इनके जो खुद के डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए 12 साल वाली जो कानून है वो एडवर्स पोसेशन है। यहाँ पे ये ओनरशिप है। यहाँ पे ये सिर्फ उस जगह पे बैठे नहीं है, यहाँ पे इनको इनके पास मालिकाना है, यानी कि यहाँ के इन लोग मालिक है, यहाँ के इन लोग राइटफुल ओनर है। वो भले ही जिस भी डीड के तहत हो, और उस पे तो कभी कोई चैलेंज हुई नहीं है, या ऐसी चीज नहीं है जो डीडीए या स्टेट अथॉरिटीज को पता नहीं थी, उसके बावजूद इन लोग यहाँ रहे हैं। तो या कभी कोई नोटिस, कभी कोई बात पे सवाल नहीं खड़ा उतरा है। यहाँ पे लेन देन हुई है, बेच बिकाव हुई है, सेल डीड पे सेल डीड्स बने हैं। तो जेन्युइन ओनर्स तो है ही है यहाँ पे। ये इसकी अगली जो है हियरिंग कब है, स्टे वाली, जो आप लोगों ने स्टे के लिए लगाई है? ये अब जैसे कि कल हम लोग ने मेंशन की मैटर को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अभी 2 तारीख 2 जून मंडे सोमवार पे इसकी लिस्टिंग हुई। इसमें कौन वकील पैरवी कर रहे हैं और क्या दलील है आप लोगों की? इसमें कोशिश ये रहेगी संजय हेगड़े साहब को लेकर के चलने के लिए, और मेन जो दलील है वो यही है कि नोटिस में हमें वक्त नहीं दिया गया है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और बिना हमें सुने ये डायरेक्ट एविक्शन की नोटिस आई है, और जो कंटेम्प्ट मुकदमा चल रही है उसमें हमें पार्टी बनाए, और हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारे ओनरशिप और टाइटल डीड्स रखने का मौका मिले। लेकिन एक चीज और है कि 40 लोग जो हमने देखा कि जो है उसमें 40 लोगों ने जो है स्टे के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ तकरीबन 250 या 250 या 300 के आसपास के मकान जो है उसके टारगेट में, तो बाकी लोग नहीं आए तो उनका क्या होगा? 38 लोग जो है वो है जिनको नोटिस मिली है। बाकी जो 2 है, सीरियल नंबर 39 और सीरियल नंबर 40 में, वो है उस इलाके के RWA। तो RWA बाकी उन सारे लोगों के लिए है जो इस खसरा के अंदर है, कि उनको भी प्रोटेक्शन मिले इसका। आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? सिचुएशन वहाँ पे काफी पैनिक है, लेकिन
एप्लीकेशन जो सबमिट हुई उसके बाद लोगों में थोड़ी सी आसानी और राहत भी है। इंशाल्लाह यही कोशिश है कि राहत मिले, सुप्रीम कोर्ट सबको स्टे दे इस पे, और उसके हिसाब से फिर सब लोग अपना कार्रवाई कर पाए। क्योंकि हाँ, ये तो समझ आती है, बरसों सदियों से आप रह रहे हो वहाँ पे और फिर अचानक अगर आकर के डिमोलिश कर दें या आपको वहाँ से जाने कह दें बिना कोई कॉम्पेंसेशन, बिना कोई रिकग्निशन, बिना कोई रेगुलेशन का, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है इस बात।